लीजिए, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इतनी देर रात आपके सामने आने का मकसद यही है कि कुछ अहम बातें हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस को यहाँ पर आए हुए तकरीबन 6 महीने का अरसा बीत चुका है। पिछले 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले एक हाहाकार मचा हुआ था कि वेंटिलेटर्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। हमने सब ने अपने अपने तौर के ऊपर कोशिशें की। मैंने खुद ने अपने खासदार निधि में से 60 लाख रुपए के वेंटिलेटर्स घाटी अस्पताल को दिया, क्योंकि मैं जानता था कि इस इलाज के लिए वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कितना मायने रखता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि प्रशासन के सामने अब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गया है। वरना क्या वजह है कि वेंटिलेटर्स आकर पड़े हुए हैं, धूल खा रहे हैं, लेकिन वो पेशेंट्स को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। हर सोमवार के दिन जिलाधिकारी दफ्तर के अंदर मीटिंग होती है, जहां पर सभी वरिष्ठ अधिकारी और पदाधिकारी, लोक प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहते हैं इस बात को डिस्कस करने के लिए कि ये कोरोना से कैसे हम निपट सकते हैं, कोरोना के अंदर और क्या बेहतर हम उपाय ला सकते हैं, और पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें हम कैसी प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए बात हम करते हैं। पिछले हफ्ते ये बात सामने आई थी कि सरकारी वेंटिलेटर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दिए गए थे। एक अजीब बात थी, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल के लिए ही ये वेंटिलेटर्स लाए गए थे। और सरकारी हॉस्पिटल का मतलब ये है कि अगर हम घाटी जैसे अस्पताल के अंदर सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग बनाते हैं, 150 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनती है, और वहाँ पर अगर हमारे पास वेंटिलेटर्स ऑपरेट करने के लिए या ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए अगर वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ नहीं है, तो एक सवाल पैदा होता है कि सरकार ने ये 150 करोड़ रुपया आखिर जनता का खर्च क्यों किया है। हमने उसका विरोध किए थे। आज ये बात सामने आई है कि जो वेंटिलेटर्स केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं, तो वो वेंटिलेटर्स ग्रामीण के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर दिए गए हैं। ये बात जब पूछी गई कि कितने वेंटिलेटर्स आए, तो ज़िला परिषद के अधिकारियों के पास इसका जवाब नहीं था। सिविल सर्जन ने जवाब दिया कि वेंटिलेटर्स चूँकि पीएम केयर फंड से डायरेक्ट ही हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड कर दिए गए थे। तो अब आप देखिएगा कि दिल्ली में बैठे हुए केंद्र सरकार का एक सेक्रेटरी दिल्ली में बैठकर ये तय कर लेता है कि औरंगाबाद के कन्नड़ तालुका को कितने वेंटिलेटर्स देना है, गंगापुर में कितने देना है, वैजापुर में कितने देना है, पाचोड़ में कितने देना है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि वहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए अधिकारी को एक ऐसा मालूम है कि हमारे पास अगर शहर के अंदर हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाँव की क्या हालत है हमारे पास। तो जब आंकड़े सामने आए कि कितने वेंटिलेटर्स, मैंने इनसे ये पूछा कि कितने वेंटिलेटर्स आए थे और कितने इंस्टॉल कर दिए गए हैं जिसका डायरेक्ट फ़ायदा पेशेंट्स को मिल रहा है, तो कुछ आंकड़े बताए गए कि इतने वेंटिलेटर्स आए थे, इतने लगा दिए हैं। एक अधिकारी ने तो साफ कह दिया कि साहब जो वेंटिलेटर्स आए थे, जो कंपनी लाई थी, उसने अभी वो इंस्टॉल नहीं की, उनका इंजीनियर आने वाला है। सवाल ये पैदा होता है कि हमने कोई भीख में नहीं लिए है, ये वेंटिलेटर्स का पैसा दिया गया है, गवर्नमेंट ने पैसा देकर इसे ख़रीदी है, या किसी ने इसको डोनेट नहीं किया है कि कंपनी अपनी मर्ज़ी से आएगी और जब दिल चाहे वो इंस्टॉल करके जाएगी। जब आंकड़े मैंने इनको बताया कि मेरे पास जो आंकड़े हैं क्या ये सही है, तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वैजापुर जैसा हॉस्पिटल, जहाँ पर हमारे पास या कन्नड़ हो जाए या गंगापुर हो जाए या दूसरे कोई भी तालुका प्लेसेस रहे, वहाँ पर मेडिकल की क्या सुविधाएं ये सभी लोग जानते हैं। 19 वेंटिलेटर्स सिर्फ वैजापुर के लिए दिए गए, 19 वेंटिलेटर्स। आप सोचिएगा कि यहाँ के औरंगाबाद के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके पास भी 19 वेंटिलेटर्स नहीं है। ये 19 वेंटिलेटर्स अगर वैजापुर के लिए आए तो इसका इस्तेमाल कितना हो रहा है, जब ये पूछा गया तो बताया गया है कि सिर्फ 5 वेंटिलेटर्स इंस्टॉल किए गए हैं। बाकी क्या है, तो बाकी सब पड़े हुए हैं, अभी लगे नहीं है, अभी लगाए नहीं गए हैं, और लगाने वाले भी नहीं है, लगा सकते भी नहीं है, क्योंकि ना तो वहाँ के पास डॉक्टर्स है, ना मेडिकल स्टाफ है इसको ऑपरेट करने के लिए। तो सिर्फ इंटरेस्ट था कि वेंटिलेटर्स मंगाओ, वेंटिलेटर्स मंगा के अपना रख डालो, बाकी देखा जाएगा आगे। उसी तरह से कन्नड़ के लिए 10 वेंटिलेटर्स मंगाए गए थे। कन्नड़ तालुका इतना बड़ा तालुका है,
कन्नड़ तालुका के पूरे 10 के 10 वेंटिलेटर्स अस्पताल के अंदर पड़े हुए हैं, यानी कि एक भी पेशेंट को इन वेंटिलेटर्स का फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। ये जिस तरह से बस आए हैं तो रखो किसी गोडाउन के अंदर। गंगापुर के अंदर 10 वेंटिलेटर्स आए थे, जिसमें से सिर्फ 4 इंस्टॉल किए गए हैं, 4 वैसे ही पड़े हैं और 2 वेंटिलेटर्स वहाँ से एमजीएम अस्पताल को दे दिए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज भी औरंगाबाद में कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है। अगर ये वेंटिलेटर्स इनको नहीं मिल रहे हैं, इनकी जान जा रही है, डेली जो मरने वाले पेशेंट्स हैं उनकी अगर हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर पेशेंट्स इस वजह से मर रहे हैं कि उन्हें राइट टाइम के ऊपर ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। हर रोज़ हमारे पास, मैं अकेला ही नहीं, न जाने कितने ऐसे लोक प्रतिनिधि होंगे जिनको पेशेंट्स डायरेक्ट कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमें वेंटिलेटर्स नहीं दिए जा रहे हैं, हमें बेड नहीं उपलब्ध हो रहा है। और ये वेंटिलेटर्स जब आए हैं तो उसका उपयोग देखिएगा किस तरह से किया जा रहा है। मेरा ये मुद्दा उठाए जाने के बाद मुझे आज शाम में ही पता चला कि फ़ौरन वहाँ पर एक बड़ी गाड़ी गई है और वहाँ से 14 वेंटिलेटर्स उठाकर यहाँ पर लाए गए हैं। एक सवाल ये पैदा होता है कि ये वेंटिलेटर्स जो है अगर ग्रामीण इलाकों के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं तो ये 150 करोड़ रुपए की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग कोई एंटरटेनमेंट के लिए तो बनाई नहीं गई थी कि वहाँ पर हम फिल्में दिखाने वाले हैं या वहाँ पर हम थिएटर खोलने वाले हैं। अगर वो हॉस्पिटल बना है तो उस हॉस्पिटल के अंदर ये वेंटिलेटर्स को क्यों नहीं लगाया गया है। मैंने कलेक्टर साहब से अनुरोध किया कि आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ये पूरे वेंटिलेटर्स आप बुलाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रायोरिटी के ऊपर पहले घाटी को पूछिएगा कि ये वेंटिलेटर्स आप लगा सकते हैं। उनके पास कैपेसिटी नहीं है तो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग 150 करोड़ रुपये की मेरे और आपके पैसों से बनाई गई है तो वहाँ पर लगाइए। और वहाँ पर भी अगर नहीं है उनके पास कोई सुविधा तो आप उसको, जो मेल्ट्रॉन के अंदर महानगर पालिका ने, उसने भी करोड़ों रुपया खर्च किया है ये नया हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो वहाँ पर सबका इंटरेस्ट से बिल्डिंग बनाने में क्यों। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहाँ पर पूरी तरह से अगर इक्विप रहेगा तो आप वहाँ पर पेशेंट्स को पूरी सुविधाएं दे सकेंगे। महानगर पालिका के प्रशासक अस्ति कुमार पांडे साहब ने कहा है कि ये वेंटिलेटर्स अगर हमें दिए जाते हैं तो हम मेल्ट्रॉन के अंदर इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो देखिए कितनी अफसोस की बात है और हमारे लिए, सबके लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि आज भी पेशेंट्स की अगर मौत हो रही है सिर्फ वेंटिलेटर्स नहीं मिलने की वजह से और खामोशी से कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर इन इलाकों के अंदर वहाँ पर पड़े हुए हैं। हमने तो ये कहा है कि कन्नड़ में अगर आप हॉस्पिटल को पूरी तरह से इक्विप करते हैं तो कन्नड़ का कोई भी पेशेंट औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल में नहीं आना चाहिए। उसी तरह से गंगापुर, वैजापुर के अंदर जितने भी पेशेंट्स हैं, ये पेशेंट्स को भी यहाँ पर भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप अपने तालुका के हॉस्पिटल्स को पूरी तरह से इक्विप करेंगे। और ये अकेला मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये लोगों की भी भावना है कि वहीं का वहीं अपने हॉस्पिटल्स को अगर हम पूरी तरह से इक्विप करते हैं तो हमारे को औरंगाबाद शहर के जो हॉस्पिटल्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। दूसरा मुद्दा एक ये उठाया गया है कि इस पीरियड के दौरान देखा गया है कि कुछ मेडिसिन ऐसे है, जैसे इंजेक्शन्स की अगर हम बात करें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन है या टॉसिलोजुमैब है जो तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये का एक इंजेक्शन आता है, ये कुछ मेडिकल स्टोर्स को दिए गए हैं। ये किस आधार के ऊपर ये मेडिकल स्टोर्स का चयन किया गया है ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकता है, लेकिन आज भी ये इंजेक्शन्स ब्लैक मार्केट के अंदर मिल रहे हैं। ये ब्लैक मार्केट के अंदर अवेलेबल है। पेशेंट्स को अपनी जान बचाना है तो वो जितना पैसा चाहे उतना देकर वो इंजेक्शन्स हासिल कर रहा है। इसके ऊपर रोक लगाने की ज़रूरत है। इस पीरियड के अंदर लोगों ने धंधा भी बनाया है। जैसे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने हमको ये बताया है कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर पहले 200 रुपये में भरा जाता था, अब उसकी कीमत तकरीबन 350 रुपये कर दी गई है, या छोटा अगर था 150 का था तो उसको 300 रुपये तक कर दिया गया है। तो हमने कलेक्टर साहब से अनुरोध किया है कि जिस किसी की इस तरह की रहा है तो ये ज़रूरी हो जाना चाहिए कि ऐसे कंपनीज़ को न सिर्फ नोटिस इशू किया जाए बल्कि ऐसी कंपनीज़ को इमीडिएट सील किया जाए। तो मैं तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल से अनुरोध करूंगा कि ऐसे टाइम के ऊपर अगर कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन, गैस अगर ये हायर रेट्स के ऊपर बेच रहे हैं, पीपीई किट्स अगर हायर रेट के ऊपर बेच रहे हैं तो आप इमीडिएट इन्फॉर्म करिएगा। हम इंश्योर करेंगे कि वो कंपनी के ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जाना चाहिए। तो ये एक मुद्दा था कोरोना की लड़ाई के ताल्लुक से।
दूसरा एक मुद्दा मैं आपको आज इस वजह से बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आज औरंगाबाद ज़िले के अंदर ही नहीं, पूरे मराठवाड़ा के अंदर बहुत अच्छी तरह से बारिश हुई है। जायकवाड़ी डैम जो है, जो जिसके पास से पानी पूरे हमारे शहर को प्रोवाइड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, वो लबालब भर चुका है। लेकिन वो पानी आपके घरों तक नहीं पहुंच सकता है। क्यों नहीं पहुंच सकता है? कि जब पूरी तरह 100% डैम भर गया है तो डैम के गेट्स खोलकर पानी को बाहर छोड़ा जा रहा है, लेकिन वो आपके घर तक नहीं आ सकता है। इसलिए नहीं आ सकता है कि पिछले 20-25 सालों से महानगर पालिका में बैठी हुई जो प्रशासन था या जिसकी भी हुकूमत थी, उन्होंने कभी ये महसूस ही नहीं किया या एहसास ही नहीं हुआ था उन्हें, या उनका कुछ और मकसद था कि जायकवाड़ी से औरंगाबाद तक अगर बड़ी लाइन अगर डाल देते और औरंगाबाद के अंदर सिर्फ टैंक्स बनाने का काम करते थे, हम जो बड़े बड़े टाकियाँ जो बनाने का अगर काम कर लेते थे, तो आज हम वो पानी को वेस्ट करने की बजाय इन टैंक्स के अंदर कर सकते थे। और आज औरंगाबाद शहर के अंदर जो 6 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, या कुछ इलाके हैं बैजीपुरा जैसे कि जहाँ पर 10-10 दिन के बाद पानी अगर आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये प्रशासन की गलती है। जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, उन लोगों ने कभी भी पानी को एक प्राथमिकता के तौर के ऊपर नहीं देखा। पानी के अंदर भी किस तरह से 2 पैसे बनाए जा सकते हैं, उन्होंने ये सब धंधे किए थे। इस वजह से आज इतनी बारिश होने के बावजूद भी आज हम आपके घर तक पानी नहीं पहुँचा पा रहे हैं। अब महानगर पालिका के अंदर किसी की भी हुकूमत नहीं है। अब 1% रूल है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं अस्तिक कुमार पांडे साहब से अनुरोध करूँगा कि ये पानी अगर आप औरंगाबाद शहर के अंदर अगर इस पीरियड के अंदर हर 1 दिन या 2 दिन के अंदर अगर लोगों को पानी प्रोवाइड करने का, जब तक वो जायकवाड़ी डैम भरा हुआ है, तो क्या वजह है कि हम उसको लोगों तक पहुंचाने में आनाकानी कर रहे हैं। हम आपसे सिर्फ यही अनुरोध करना चाहेंगे कि इतनी बारिश होने के बाद हरसूल का जो कैपेसिटी है वो भी पूरी तरह से भर चुकी है। हरसूल के बारे में मैंने सब इंजीनियर्स के साथ मीटिंग किया तो पता चला कि औरंगाबाद के जो पुराना औरंगाबाद है उसके तकरीबन 12 से 14 वार्ड्स ऐसे हैं जहां पर हरसूल से डेली पानी है तो प्रोवाइड किया जा सकता है। चाहे फिर वो गुलमंडी का एरिया हो, राजा बाजार हो, शाहगंज हो, या दिल्ली गेट का ये पूरा एरिया है, ये यहाँ से हरसूल से ही पानी लाया जाता है। लेकिन चूंकि सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ अलग है, इसको कोई प्राथमिकता नहीं दे रहा है। हम प्रशासक साहब से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि पानी के ताल्लुक से जल्द कुछ फैसला ले, और औरंगाबाद के लोगों की जो मांग है कि हर 1 दिन या कम से कम 2 दिन के बाद है तो पानी मिलना चाहिए, वो पानी आप दीजिए, क्योंकि पानी लबालब जायकवाड़ी के अंदर भरा हुआ है। तीसरा ये है कि आज हमने औरंगाबाद शहर के अंदर खड्डों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है। आज हमने औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन के ऊपर जाकर एक धरना आंदोलन दिया, और एक महानगर पालिका को हमने एक चेतावनी दी है कि अगर 8-10 दिनों के अंदर अगर औरंगाबाद शहर के जो खड्डे पूरी तरह से अच्छी तरह से बुझाए नहीं गए तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन औरंगाबाद शहर के अंदर छोड़ेंगे। ये किसी एक राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ना तो ये MIM पार्टी का मुद्दा है, ये औरंगाबाद शहर का मुद्दा है। और मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि अगर मैं मंदिर खुलाने के लिए जाता हूँ तो बहुत सारे लोग विरोध करने के लिए आ जाते हैं। मैं तो उम्मीद करूंगा वो लोग अब मेरे साथ कम से कम सड़क को अच्छी बनाने के लिए साथ में आ जाए, वो लोग मेरे साथ पानी लोगों को पहुंचाने के लिए, हम एक हाथ में हाथ डालकर हम सब औरंगाबाद शहर के ये कामों को हम अंजाम दे सकते हैं। बशर्ते इसके अंदर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर जाति धर्म के चश्मे से आप मत देखिएगा। ये औरंगाबाद की जनता की ज़रूरत है, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर हम सभी लोग प्रतिनिधि एक साथ मिलकर आए तो मैं समझता हूँ ये मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद।